हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, बात करें हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की, तो हम इस सेगमेंट में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हम आ गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद अब ताज के शासन पर। दोस्तों, क्या था ताज का शासन और किस तरह से इनकी नीतियाँ इम्प्लीमेंट हुई भारत में? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप हैं मेरे साथ, आप पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और मेरा नाम है विनय और मैं आपका स्वागत करता हूँ रघु इनोवेटिव हब पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें ताज के शासन के बारे में। तो दोस्तों, ताज का शासन मुख्य रूप से जब 1857 का विद्रोह हुआ, यानी कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं अपना ली गई अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो भारतीयों को बहुत ही नागवार गुजरी और भारतीयों में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। आक्रोश की भावना के साथ साथ कई क्रांतिकारी भी हुए और इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध माना गया। तो इससे हुआ यह कि जब मंगल पांडे को आप जानते होंगे, मंगल पांडे जो कि उनकी बैरक में था अंग्रेजों की सेना में, तो उसमें जो कारतूस को लेकर विवाद हो गया, जिसमें कि कहा गया कि यहाँ गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का उपयोग कारतूस में किया जाता है और उसे मुंह से खींचना होता था। तो अब गाय जो है भारत के लोगों के लिए पवित्र थी और सूअर की चर्बी जो है वो इस्लाम के लिए अपवित्र मानी गई, जिससे कि भारतीय यानी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई। तो स्वतंत्रता संग्राम का जो यह पूरा सेगमेंट था, इसे हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम बात करें ताज के शासन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो जब 1857 का जब क्रांति जो स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बाद यह हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश राजशाही यानी उस समय जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया थी, उन्हें पूर्ण प्रत्यक्ष शासन जो है दे दिया गया। अब वो सीधे तौर पर इंग्लैंड से भारत पर शासन कर सकती थी, लेकिन अब महारानी भारत आकर शासन नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने जो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, जो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, उसे वायसराय बना दिया। यानी 1858 का जो अधिनियम था, उसमें उन्होंने भारत में जो है वायसराय के पद का सृजन किया और वायसराय को भारत का एक प्रकार से शासक बना दिया और उसी के प्रतिनिधि जो है यानी ब्रिटिश राजशाही का प्रतिनिधि ही भारत का वायसराय था। तो इससे हुआ यह कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। अब इंग्लैंड से सीधा शासन हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व खत्म हो गया था, लेकिन शासन की जो नीतियां थी, क्योंकि अब लोगों को लग रहा था कि शायद यह अधिनियम अच्छा हो और भारत के लोगों को अब सीधे तौर पर इन लोगों के द्वारा कोई लाभ मिल सके, परंतु उनकी शासन जो नीतियां थी वो अभी भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ लोगों को बरगलाने और भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए इन्होंने अपनी नई नई नीतियां और ये नए नए अधिनियम पारित करने शुरू कर दिए, जिसके तहत पहले तो भारत में वायसराय बनाया गया जो कि लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग के साथ ही एक भारत में राज्य सचिव का पद जो है सृजित कर दिया गया। राज्य सचिव के मतलब पद से यह था कि एक होता था, यानी जिस समय वर्तमान में जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि राष्ट्र प्रधानमंत्री के साथ हमेशा रहते हैं और उन्हें अपनी सलाह देते हैं, तो उसी तरह उस समय वायसराय के लिए एक राज्य सचिव का पद तय किया गया और राज्य सचिव के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उसका अध्यक्ष भारत का राज्य सचिव ही बनाया गया और पूर्णतः जो शासन था वो वायसराय के अंतर्गत ब्रिटेन से होता था। तो अब इस 1858 का जब कानून पारित किया गया और इसमें सुधार भी किया गया, तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया जाना था और जिससे माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। तो इससे हुआ यूँ कि भारत की शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन अभी तक देखने को नहीं मिला। इससे यह था कि भारत में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति से मतलब यह था कि इस समय भारत में जो द्वैध शासन यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और उससे अब यहाँ पर शासन पूरी तरह से उसका नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब चाहे व्यापार हो चाहे जो हो वो सीधा ब्रिटिश राजशाही के द्वारा ही किया जाता था। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो
अब पूर्णतः जो है अधिनियम पारित होने के बाद, यह स्वतंत्रता संग्राम के बाद का अधिनियम था। तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुए और कुछ न कुछ अंग्रेजों को भी सीख मिल गई थी भारत के शासन के बारे में, और वो अब यह रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से भारतीयों पर आगे कब्जा किया जाए और 1857 के विद्रोह की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 1861 में भारत में परिषद अधिनियम की घोषणा की गई। तो 1857 की महान क्रांति के बाद अब ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग के भारत पर शासन करना मुश्किल हो रहा था, और क्योंकि चूंकि भारत में कई महान हस्तियां जैसे महात्मा गांधी, गोपाल बाल गंगाधर तिलक और अन्य क्रांतिकारी भी अब धीरे धीरे अपने उग्र रूप में आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अब भारत लगने लगा था कि किस तरह से भारत में अब शासन करना चाहिए। हालांकि इस समय अभी महात्मा गांधी की बात नहीं की, माफ़ कीजिएगा, अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ। तो अब इनकी जो शासन व्यवस्था थी, ओ यानी कि उस समय जो कुछ अन्य जो विद्रोही थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, उस समय के जो क्रांतिकारी थे, यह मुख्य रूप से थे। तो अब यहाँ के शासन को लगने लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग के भारत पर शासन नहीं किया जा सकता, तो अब इन्होंने भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक कर दिया। अब इनके सहयोग की नीति क्या थी, आइए जानते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए, जिनके बारे में हम जानेंगे। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि अब कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें मान लो 10 अंग्रेज हैं तो 4 हिंदुस्तानी होंगे ही होंगे। कहने का मतलब यह था, अब ब्रिटिश सरकार एक तो 4 और 10 का जो अनुपात चल रहा था, इससे होता था कि अधिकतर 10 वालों की ही बात मानी जाती थी, परंतु जब किसी तरह का विद्रोह की या किसी तरह के आक्रोश की स्थिति आती थी तो यही कह देते थे कि नहीं, आपके जो प्रतिनिधि थे, आपके जो लोग थे, वह भी हमारे साथ इसी कानून में शामिल थे। तो जिसके तहत भारत के 3 राजाओं, जो कि पटियाला के राजा थे, बनारस के राजा थे और सर दिनकर राव, जो कि एक प्रेसिडेंसी के राजा थे, उनको भी मनोनीत किया गया कि आप आइए हमारे साथ मिलकर शासन प्रणाली में अपनी सहयोग करें। तो उसके बाद हुआ यह कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, जिनका केंद्रीकरण की नीति अपना ली गई थी, और कॉर्नवालिस ने केंद्रीकरण की नीति अपनाई थी, लेकिन अब उन्हें भी पूर्णतः अलग कर दिया गया और उनको भी गवर्नर और अन्य जो पद थे देकर उन्हें पूरी तरह से अपनी अपनी शक्ति में विलीन कर दिया गया। तो जिससे हुआ कि बम्बई और मद्रास अब अलग अलग प्रेसिडेंसी बन गए थे, लेकिन संपूर्ण भारत में अभी भी वायसराय ही जो था वो मुख्य था। तो अब इसके तहत अन्य राज्यों यानी कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। और उसके बाद हम बात करें तो परिषद का जो संचालन था वह सिर्फ वायसराय के आदेश पर ही होता था। यानी कि अभी भी वायसराय पूर्णतः भारत पर शासन करने के लिए उग्र रूप से तैयार था। यानी कि तैयार क्या, अब पूर्णतः वह अपने आप को ही भारत का कर्ता धर्ता मानता था। थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि वायसराय पद जो था उसे भी भारत की जो महारानी थी उन्हें खाली करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम बात करें तो अब वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हो चुका था। यानी कि मान लो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो ब्रिटिश राजशाही से न पूछते हुए, ना परिषद से पूछते हुए और ना ही काउंसिल से पूछते हुए किसी तरह का अधिनियम, किसी तरह का ऑर्डर जारी कर सकता था, जिसके तहत जो है वो आपातकाल की स्थिति को मैनेज कर सके। तो दोस्तों, यह थे हमारे 2 महत्वपूर्ण अधिनियम। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमें बताइएगा ज़रूर, और इसके पहले के जो सभी वीडियो हैं बहुत अच्छे हैं, आप जाइए देखिए और हमें अपना सहयोग दीजिए। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।